अपनी पत्नी की हृदयघात से अचानक हुई मौत ने आज अमर बाबू को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। अमर बाबू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी आज हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अकेला छोड़कर चली गई है। अपनी पत्नी के मृत शरीर को देखकर आज उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों बेटे भी अपनी मां की मृत्यु की खबर सुनकर आ गए और सारे क्रियाक्रम कर दिए गए। पिताजी, अब आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। हम दोनों तो शहर में रहते हैं और अब माँ भी नहीं रही, तो आप हमारे साथ में शहर चलिए। ताकि आप हमारे साथ रहेंगे तो हम दोनों भी बेफिक्र रहेंगे और अपना काम कर पाएंगे। बड़े बेटे आशुतोष ने अपने पिता से कहा। हाँ पिताजी, भैया ठीक कह रहे हैं। हम लोग अपनी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं तो बार बार गांव भी नहीं आ पाएंगे। आप साथ में रहोगे तो अपना काम कर पाएंगे, वरना इतनी दूर आना संभव नहीं है। छोटे बेटे गौरव ने भी हामी भरी। अमर बाबू निढाल से दोनों बेटों की बात सुन रहे थे, पर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अभी 15 दिनों पहले ही पत्नी का निधन हुआ था और अब तक वो इस सदमे से उभर नहीं पाए थे। 40 सालों का हर पल का साथ था। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी बिछड़ जाएंगे। अमर बाबू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। अमर बाबू की पत्नी किशोरी देवी बड़े ही सरल स्वभाव की थी। किसी की भी बात जल्दी से मान लेती थी। दूसरों के दुख दर्द को वो बहुत अच्छी तरह से समझती थी। सभी की मदद किया करती थी। उनकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। हर कदम पर अपने पति का साथ देती थी। दोनों बेटे आशुतोष और गौरव भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। अमर बाबू एक किसान है और उनकी पत्नी खेती के काम में भी उनकी मदद किया करती थी। दोनों पति पत्नी खेतों में काम करते थे और कड़ी मेहनत करके अपने दोनों बेटों का पालन पोषण किया था। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर काबिल बन गए और दोनों ने अपनी ही पसंद की लड़की से शादी भी कर ली थी। शादी के बाद दोनों बेटे गांव छोड़कर शहर में जा बसे थे। जब भी दोनों बेटे शहर से आते थे, उनको भरपूर प्यार मिलता था। उनकी माँ किशोरी जी उनके आने का नाम सुनकर उनकी पसंद के पकवान बनाने में लग जाती थी। बड़े प्रेम से बनाती और खिलाती थी। बेटों के आने की खुशी में वो सब भूल जाती थी, अपने घुटनों का दर्द और आंखों का धुंधलापन। अमर बाबू की खेती बाड़ी का अच्छा काम था। 2-3 खेत थे और अब वो बैठे बैठे काम कराते थे। उम्र के साथ अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था, तो उन्होंने खेत पर काम करने के लिए कुछ लोग रख लिए थे। जीवन अपनी गति से चल रहा था। दोनों बेटे और बहू उन्हें रहने के लिए शहर में बुलाते थे, पर उनका मन तो अपने गांव में ही रमता था। यहाँ के रहन सहन खान पान के वो आदी हो गए थे। अच्छे भले दिन निकल रहे थे। सुबह सुबह जब उनकी पत्नी सोकर उठी तो अचानक उनके सीने में दर्द उठा और वहीं उनके प्राण निकल गए। सारा परिवार उन्हें संभालने आ गया। अमर बाबूजी का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बेटों ने संभाला और दोनों बेटों ने सारे क्रियाक्रम कर दिए गए। अब बच्चों की भी पढ़ाई है और हमारा ऑफिस भी। बस इसी वजह से दोनों जाने की जल्दी मचा रहे थे। अमर बाबू अपना घर और गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं और बेटे यहाँ रुक नहीं सकते थे। वो बेटों से बोले, तुम लोग चले जाओ, मैं यहाँ रह लूँगा। फिर ये घर और खेत भी तो हैं, इनको ऐसे छोड़कर कैसे आ जाऊँ? मेरा शहर आकर रहना तो संभव नहीं है, आशुतोष ने कहा।
वो हम बाद में आकर देख लेंगे। जब माँ नहीं रही तो आप अकेले यहाँ कैसे रहोगे? माँ थी तो आपका सब काम कर देती थी। गौरव ने भी हामी भरी तो वो कुछ समय के लिए गांव छोड़कर शहर जाने को राजी हो गए। अब उन्होंने मन बना लिया तो दोनों बेटे आपस में उलझ पड़े कि आखिर बाबूजी किसके पास रहेंगे। घर परिवार का, खेत गहनों का तो बंटवारा कर लेंगे, पर पिताजी का बंटवारा कैसे करेंगे? दोनों की पत्नियां ये सब देख रही थी तो आशुतोष की पत्नी गरिमा बोली कि हम एक एक साल के लिए बाबूजी को रख लेते हैं। तभी गौरव की पत्नी अनीता बोलती है, ना बाबा, एक साल तो काफी लंबा हो जाएगा। हम लोगों का घूमने फिरने का भी तो रहता है। एक साल तक लगातार तो मैं नहीं झेल पाऊंगी। अच्छा तो 6-6 महीने का रख लेते हैं। गरिमा ने फिर कहा, भाभी ये भी ज्यादा हो जाएगा। 6 महीने में मुझे मायके भी जाना होता है और मेरे मायके से भी कोई ना कोई आता रहता है। उनके लिए भी तो घर में जगह चाहिए। अब ये 6 महीने तक रहेंगे तो बाकी मेहमान कैसे आएंगे और रहेंगे? अनीता फिर से बोली, तो फिर तुम ही बताओ। ये कहकर गरिमा ने अपनी बात खत्म की। अरे, जब हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो एक एक हफ्ते का रख लेते हैं। किसी एक के ऊपर ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा और हम अपनी किटी पार्टी भी एंजॉय कर पाएंगे। चारों बेटे बहू बाहर बैठे बात कर रहे थे और उनके बच्चे सो गए थे। अमर बाबू की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी पत्नी की तस्वीर को लगातार निहार रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहे जा रही थी। किशोरी, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? काश आज तुम मेरे साथ होती तो मुझे किसी पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ता। तुम्हारे बिना तो ये जीवन बोझ सा लगने लगा है। तुम होती तो हम दोनों मिलकर जिंदगी के दिन बिता लेते। एक दिलासा, एक मजबूती, पर आज सब कुछ बिखरा नजर आता है। मैं अपने आप को समेटूं कैसे, कैसे मजबूत बनाऊं? अतीत के गलियारों में खोए से वो जैसे बाहर ही नहीं आना चाहते थे। 40 सालों में हुई हर बात, प्यार, मनुहार, रूठना मनाना, एक दूसरे की परवाह, फिक्र, सब उन्हें बार बार याद आ रहा था। वो जैसे इन्हीं यादों में हमेशा के लिए खो जाना चाहते थे। तभी दरवाजे पर कुंडी बजती है। वो दरवाजा खोलते हैं। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर आशुतोष कहता है, पिताजी, अब कब तक माँ के जाने का शोक मनाते रहोगे? जिसको जाना था वो चला गया। अपने बेटे की बात सुनकर अमर बाबू एकटक अपने बेटे का मुंह देखते रहते हैं। तभी आशुतोष बोलता है, पिताजी, अपना सामान बांध लो, आप मेरे साथ चल रहे हो। अमर बाबू भी इनकार नहीं कर पाते हैं। कुछ महीनों रह आऊँगा तो बदलाव मिल जाएगा। और उन्होंने अपना सामान बांध लिया। पिताजी, इतना सब ले जाने की क्या जरूरत है? सिर्फ आपके कपड़े रख लीजिए। वहाँ घर में आपकी पुरानी चीजों के लिए जगह नहीं है। अमर बाबू का माथा ठनका। अपनी जान से प्यारी पत्नी की तस्वीर और उनकी बनाई हुई कुछ चीजें क्या अब पुरानी हो गई हैं? वो थोड़ी देर के लिए टूट चुके थे पर फिर से जुड़ गए और सब सामान रख के अपने कपड़े और कुछ अपनी किताबें रख ली। अपने घर मोहल्ले गांव से दूर जाने का दुख उनकी आंखों में आंसुओं के रूप में उतर आया और वो भारी कदमों से बाहर आ गए। कार आशुतोष के घर जाकर रुकी। आशुतोष का फ्लैट चौथी मंजिल पर था। लिफ्ट आ ही नहीं रही थी तो वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। बड़े दिनों बाद चढ़े थे तो हाँफ गए। अंदर बैठते ही बोले, इतनी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरी तो सांस फूल गई है। बहू, पानी पिला दे, कंठ सूख रहा है। तभी आशुतोष बोलता है, पिताजी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? वो भी तो सफर करके आई है। कोई आप ही तो अनोखे नहीं आए हो।
वो भी तो थक गई है, रसोई वो सामने ही है, तो आप खुद जाकर पी लीजिए। अमर बाबू उठे और रसोई में मटकी ढूंढते रहे, पर उन्हें मटकी नहीं मिली। उन्होंने आशुतोष को आवाज लगाई कि यहाँ तो पानी की मटकी ही नहीं है। तभी बच्चे बोलते हैं, दादाजी आरओ से पानी ले लीजिए, यहाँ मटकी नहीं है। उन्होंने पहली बार आरओ देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर कोशिश की तो एक गिलास पानी लेकर पी लिया। अब उन्हें थोड़ी भूख लगने लगी थी। बहू तो कमरे में जाकर बैठ गई। उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से गरिमा के चिल्लाने की आवाज आई, मेरी प्राइवेसी ही नहीं रही, इन्होंने तो आते ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। इन जैसे गंवार के साथ तो एक दिन भी रहना मुश्किल है, तो 7 दिन कैसे रहूंगी। इन्हें इतना भी पता नहीं कि जब बेटे बहू कमरे में हो तो दरवाजा खटखटाते नहीं हैं। अमर बाबू ये सुनकर सुन्न हो गए। अपने थैले में थोड़े चने रखे थे, वो ही निकाल कर खा लिए और बाहर ही कमरे में लेट गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। होटल से खाना आ जाता है। आशुतोष खाना और बच्चों को लेकर कमरे में चला जाता है और अमर बाबू बाहर ही लेटे रहते हैं। शाम को कमरा खुलता है। आशुतोष, मैं कहाँ पर अपना सामान रखूं? आप इधर स्टोर रूम में रख दीजिए। और वो टीवी देखने लगता है। गरिमा दिन भर थकान उतारने के बाद रात को कमरे से बाहर आती है। रात का खाना बनाने लगती है, जिसमें तेल और मिर्च बहुत ज़्यादा होता है। सभी खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। अभी तो आए 1 दिन भी नहीं हुआ और बहू बेटों को वो भारी लगने लगे थे। किसी तरह से 5-6 दिन निकले थे कि सोमवार की सुबह आशुतोष ऑफिस के लिए तैयार होता है और बोलता है, पिताजी सामान पैक कर लो, मैं आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ आता हूँ। अमर बाबू हैरान रह जाते हैं। अभी तो आए 1 ही हफ्ता हुआ है पिताजी, मैंने और गौरव ने ये बंटवारा किया है कि आप 1 सप्ताह मेरे घर रहेंगे और 1 सप्ताह गौरव के घर रहेंगे। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलते हैं। आशुतोष उन्हें मेट्रो में बैठा आता है और वहाँ उन्हें गौरव लेने आ जाता है। बड़े बेटे बहू के घर रहने के बाद वो उत्साहित होकर छोटे के घर पहुँचते हैं तो घर पर कोई नहीं मिलता है। पिताजी, बच्चे स्कूल गए हैं, अनीता किटी में गई है, दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेते हुए ही आएगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रसोई में कुछ रखा होगा, लेकर खा लीजिएगा। ये कहकर गौरव चला गया। वो रसोई में गए तो कैसरोल में 2 रात की रोटी अचार रखा था। ओ, बहू ने मेरे आने की खुशी में ये खाना बनाया है और मेरी पत्नी जब भी ये लोग घर आते थे तो पकवानों के ढेर लगा देती थी। अनीता दोपहर तक आई, अपने ससुर के पैर तक नहीं छुए थे और अपने कमरे में चली गई। अमर बाबू को फ्रिज का ठंडा पानी पीने की वजह से खांसी हो गई थी। अगले दिन अमर बाबू अखबार पढ़ रहे थे तो उनके कानों में बहू बेटों की आवाज़ आती है, देखो मैं तुम्हारे पिताजी को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब से आए हैं बस खांसते रहते हैं। अरे मेरे बच्चों को अगर इन्फेक्शन हो गया तो? अरे तुम क्यों चिंता करती हो, 1 हफ्ता ही तो झेलना है, झेल लो किसी तरह, फिर बड़े भाई के यहाँ पटक देंगे। अमर बाबू अपने बेटे बहू की बातें सुनकर सन्न रह जाते हैं, फिर भी अपने बेटे बहू से कुछ नहीं कहते हैं। अमर बाबू अपने ही बेटे बहू पर बोझ बन गए थे। अमर बाबू अकेले रह रहकर परेशान हो गए थे। एक कमरे में उनकी जिंदगी कट रही थी। कोई से बेटे के पास उनसे बात करने का समय नहीं था, ना ही पोते पोती के पास समय था। सबकी अपनी दुनिया थी। 1 सप्ताह हो गया था
तो उन्होंने आशुतोष को ही गौरव के घर बुला लिया और कह दिया कि मुझे तो गांव छोड़कर आ जाए, मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता है। मैं अपने घर और खेत खलिहानों के साथ में समय बिता लूँगा। लेकिन पिताजी, अब घर और खेत तो हमने बेचने के लिए बोल दिया है। जो भी पैसे आएंगे हम दोनों भाई बराबर बांट लेंगे। अभी दोनों के घर छोटे हैं तो बच्चों के हिसाब से बड़े फ्लैट लेने हैं, तो पैसे भी तो चाहिए। अब आपको करना भी क्या है, एक एक सप्ताह हमारे साथ रहिए और दिन बिताइए। गौरव ने कहा, नहीं, वो मेरा घर है, वो मेरे खेत हैं, मैंने अपनी मेहनत से खरीदे हैं, वो सब मेरा है। मैं अब वहीं जाकर रहूँगा। तुम दोनों के घर मैंने रहकर देख लिया है। मैं एक सप्ताह से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। तुमने अपने पिता का अनोखा बंटवारा किया है और अब घर खेत का बंटवारा नहीं करने दूंगा। पिता का स्वागत ऐसे किया जाता है। आशुतोष, तूने परिवार के साथ कमरे में बंद होकर खाना खा लिया और एक बार ये नहीं सोचा कि तेरा बूढ़ा बाप बाहर भूखा बैठा है। और गौरव, तूने पहली बार तेरे घर में आया तो रात की ठंडी रोटी और अचार खिलाया। अरे, जब तुम मेरे यहाँ गांव आते थे तो मेरी पत्नी तुम सबके लिए पकवान बनाती थी। आज मेरी 2 रोटी भी तुम पर भारी पड़ गई। तुम दोनों गांव का घर और खेत बेचकर नया घर लोगे। बच्चों के लिए कमरा लेने को कह रहे हो और पिता के लिए कोई कमरा नहीं। पिता तो स्टोर रूम में रह लेगा ना। ये सुनते ही दोनों भाइयों की नजरें झुक गई। वो कुछ ना कह पाए। मेरा गांव का घर नहीं बिकेगा, ना ही खेत बिकेंगे। मैं अपने अंतिम समय तक वही रहूंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरे जीते जी तुम दोनों ने अपने बूढ़े बाप का तो बंटवारा कर दिया, पर मेरे घर और खेतों का अभी कोई बंटवारा नहीं होगा। मेरे मरने के बाद जो चाहे कर लेना। तू मेरे गांव का टिकट करा दे। मेरा तो तुम दोनों के घर में दम घुटता है। मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। पिताजी, हम कार से छोड़ आते हैं। दोनों भाई बोले, रहने दो। जिस पिता को भर पेट खाना नहीं खिला सकते, जिस पिता के पास 2 घड़ी बैठ नहीं सकते, वो अपने पिता के लिए अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैं चला जाऊंगा। और अमर बाबू ने अपना सामान जाने के लिए बांध लिया। दोस्तों, घर खेत संपत्ति बंटने से पहले बेटे बहू अपने बूढ़े माता पिता का बंटवारा करते हैं। पिता को कौन रखेगा, कितने समय के लिए रखेगा, इस पर बड़ी बहस होती है। लेकिन पिता की इच्छा होनी चाहिए कि वो किस बेटे के साथ और कितने दिनों तक रहना चाहते हैं। माता पिता को बंधन में बांधना, उनका बंटवारा करना उचित नहीं है। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या अमर बाबू ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।